हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने कराया था कि आंकड़ों को एकत्रित करने की मुख्य विधियां। हमने पिछली वीडियो में दो विधियां कराई थी, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। आज हम आपको कराएंगे कि तीसरा मेथड, आंकड़ों को एकत्रित करने का जो तीसरा मेथड है, इसमें प्रत्यक्ष ये यानी कि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां हैं। तो तीसरा मेथड हमारा है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, यानी कि इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज एंड कोरेस्पोंडेंट्स। इस विधि में क्या किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों को या विशेष संवाददाताओं को नियुक्त कर देता है और वो व्यक्ति या संवाददाता अपने हिसाब से, अपने तरीके से अलग अलग जगह से सूचना एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। ये तरीका होता है। तो इस विधि के गुण क्या हैं? ये जो विधि है जिसमें स्थानीय यानी कि लोकल कोरेस्पोंडेंस से ये जो सूचना प्राप्त की जाती है, इस विधि का गुण क्या है? एक तो ये मितव्ययी होती है, इसमें कम खर्चा आता है। दूसरा क्या है कि ये विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है। तीसरा क्या होता है कि ये इसमें निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि ये विधि वहां पर उपयुक्त है जहां पर निरंतरता की आवश्यकता होती है। और यानी कि क्योंकि निरंतरता की आवश्यकता कहाँ होती है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी के अंदर जो लगातार जो न्यूज आती रहती हैं, आप सब देखते हैं कि वहां पर इस तरह की विधि कामयाब है। और ये विधि वहां भी उपयुक्त है जहां पर अत्यधिक शुद्धता की जरूरत ना हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई ये जो विधि है, इसके गुणों की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहला गुण हमने बताया था आपको अभी कि मितव्ययता। दूसरा गुण क्या था कि ये विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है। तीसरा हमने बताया था कि निरंतरता। अब चौथा जो गुण है कि ये विशेष परिस्थितियों में उपयोगी होती है। वो कैसे? जैसे कृषि उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता में ये उत्पादकता के बारे में जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से किसी का उत्पादन हो रहा है, वहां पर ये विधि काफी उपयोगी है। और जैसे कीमत सूचकांक के बारे में भी, यहाँ से कीमत सूचकांक लागू करने के लिए या बनाने के लिए कीमत सूचकांक के आंकड़े भी यहाँ से हमें इस विधि के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस विधि के अवगुण क्या हैं। सबसे बड़ा अवगुण है कि इसमें मौलिकता की कमी पाई जाती है, क्योंकि आंकड़े जब हम प्राप्त करते हैं तो लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, बल्कि जो संवाददाता हैं वही सूचना भेजते हैं। तो इस वजह से मौलिकता में कमी पाई जाती है, एक रूपता में भी कमी पाई जाती है। दूसरा अवगुण क्या है कि एक रूपता में कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति आंकड़े प्राप्त नहीं करता, बल्कि अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संवाददाता अलग अलग स्थान से आंकड़े भेजता है, इसलिए एक रूपता में कमी पाई जाती है। तीसरा अवगुण क्या है कि इसमें शुद्धता की भी कमी पाई जाती है। शुद्धता क्यों? क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष सीधा संपर्क करके आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उसमें शुद्धता ज्यादा पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास आंकड़े नहीं आते हैं, इसलिए शुद्धता का अभाव पाया जाता है। और इसमें संकलन में भी देरी, आंकड़ों को जो हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें इस विधि के द्वारा देरी भी हो सकती है। तीसरा क्या है कि यहाँ पर लास्ट वाला क्या है कि यहाँ पर पक्षपात की भी संभावना हो सकती है, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना। कहीं से सूचना आ रही है तो वहां पर व्यक्तिगत पक्षपात भी हो सकता है। ये था हमारा तीसरा मेथड, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का। अब हम बात करेंगे फोर्थ मेथड। चौथा जो मेथड है वो क्या है? प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। ये क्या है? इनके इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स। क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स, क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल में भी दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। वो क्या है? एक तो है मेलिंग मेथड और दूसरा है एनुमरेटर मेथड।
एनुमरेटर मेथड्स। इसको हम गणक विधि बोलते हैं और इसको डाक प्रश्नावली विधि बोलते हैं। अब जो डाक प्रश्नावली विधि है और जो गणक विधि है, ये दोनों में अंतर है। डाक प्रश्नावली विधि में क्या है कि अनुसंधानकर्ता एक प्रश्नावली तैयार करता है, प्रश्नावली एक क्वेश्चनेयर तैयार करता है। और वो क्या होता है क्वेश्चनेयर? व्हाट इज क्वेश्चनेयर? यानी कि क्वेश्चनेयर इज ए बंच ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि 10-15 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र या एक प्रश्नावली तैयार करता है और उसको डाक के द्वारा सूचना देने वालों के पास भेज देता है। और जो सूचक हैं, जो सूचना देने वाले हैं, वो उसे वापस भर करके अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। ये था प्रश्नावली यानी कि मेलिंग मेथड है। और इस मेलिंग जो मेथड है, इसके गुण क्या हैं? एक तो ये मितव्ययी है, इसमें मितव्ययता का गुण पाया जाता है, क्योंकि उसने अपने घर से या अपने जो ऑफिस से एक डाक बनाई और उसको भेज दिया और उसके पास सूचना आ गई। तो ये कम खर्चीली है, यानी कि मितव्ययी है। ये विधि काफी मितव्ययी है। दूसरा है, इसमें मौलिकता पाई जाती है। मौलिकता क्यों पाई जाती है? क्योंकि जिससे सूचना प्राप्त करनी चाहिए थी उसी से सूचना हमारे पास आ जाती है। तो ये काफी सही है, काफी मौलिक है, इसमें मौलिकता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है, क्योंकि कितना ही बड़ा क्षेत्र है, हमने डाक के द्वारा क्वेश्चनेयर को भेजना है और हमारे पास सूचना आ जानी है। तो ये तो थे इसके गुण। अब हम बात करेंगे कि जो प्रश्नावली विधि है या जो हम बोलते हैं मेलिंग मेथड जो है, डाक प्रश्नावली विधि है, इसके अवगुण क्या है? इसके अवगुण, सबसे बड़ा जो अवगुण है, ये इसमें उदासीनता पाई जाती है। उदासीनता का गुण। उदासीनता का मतलब है कि भाई जब हम किसी सूचक के पास सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजते हैं तो वो ज़्यादा खुश होकर उसके उत्तर नहीं देता है, क्योंकि 10-15 मिनट उसको निकालने पड़ेंगी प्रश्नावली भरने के लिए। कई बार प्रश्नावली भरने के लिए आधा घंटा भी निकालना पड़ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इतना समय निकाल कर खुश नहीं है, क्योंकि आज टाइम पे 5-10 मिनट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 10-15 मिनट या आधा घंटा निकालना वो खुश होकर के उसको नहीं भरते हैं। तो इसमें उदासीनता का गुण पाया जाता है। दूसरा अवगुण की बात कर रही हूं मैं, उदासीनता का, यानी कि उदासीन है। दूसरा लोचशीलता का अभाव। लोचशीलता नहीं पाई जाती इस विधि के अंदर, लचीलापन नहीं पाया जाता है, क्योंकि कोई भी अपने उत्तर देके खुश नहीं है और इसके अंदर प्रश्नों को भी कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, पूरक प्रश्नों का भी उत्तर हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। और इसमें पक्षपात की संभावना भी बनी रहती है कि कुछ न कुछ पक्षपात भी हो सकता है। तो ये जो थी हमारी जो मेलिंग मेथड है, ये इसके हमने अवगुण बताए। अब हम बात करेंगे एनुमरेटर मेथड। एनुमरेटर मेथड या गणक विधि, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर गणक विधि। गणक विधि, गणक विधि में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता एक प्रश्नावली तैयार करता है, उस प्रश्नावली को गणक स्वयं एनुमरेटर अनुसंधान क्षेत्र में जाएगा और जिन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करनी है उनसे सीधा संपर्क स्थापित करता है, उनके पास जाता है और उनसे प्रश्नों के उत्तर पूछ करके स्वयं भरता है, यानी कि स्वयं ही उनको फिल करता है। तो देखो प्रश्नावली मेलिंग मेथड में और एनुमरेटर मेथड में यही डिफरेंस है। प्रश्नावली यानी कि जो मेलिंग मेथड है, इसमें जो सूचना देने वाला है उसको स्वयं फिल करता है, खुद फिल करता है कि खुद भरता है। जबकि एनुमरेटर जो मेथड है, जो गणक विधि है, उसमें सूचक से सूचना पूछ करके जो एनुमरेटर है, गणक है, वो सूचना भरता है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में क्या अंतर हुआ कि देखिए यहाँ पर सूचना, यहाँ पर उदासीनता का अवगुण था कि, लेकिन वहां नहीं होगा क्योंकि वो स्वयं उसके पास गया है। तो ये जो डाक प्रश्नावली विधि है, यानी कि जो एनुमरेटर मेथड है, गणक विधि है, इसके गुण क्या हैं? इसके भी, ये भी विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर
कितना ही बड़ा क्षेत्र हो ये वहां पर ठीक है, लेकिन दूसरा है कि यहाँ पर दूसरा गुण क्या है कि इसमें व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है। जिन व्यक्तियों से सूचना लेनी है उनके पास स्वयं गणक जाता है और सूचना एकत्रित करता है और स्वयं भर करके ले आता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, तीसरा गुण क्या है कि निष्पक्षता पाई जाती है, क्योंकि पक्षपात हो ही नहीं सकता, निष्पक्ष उत्तर उसको देना पड़ेगा। जब एनुमरेटर या गणक उसके सामने बैठ करके जब प्रश्न पूछता है तो निष्पक्षता पाई जाती है। चौथा गुण यहाँ पर क्या है, इसमें पूर्णता पाई जाती है। ये जो मेथड है इसमें पूर्णता पाई जाती है। पूर्णता का गुण, पूर्णता क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीट फील कर सकता है, क्योंकि वो सामने बैठा है। अगर किसी प्रश्न में कंफ्यूजन भी है तो उसको सोल्व करके उसको समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये इसके गुण थे। अब हम बात करेंगे ये जो विधि है गणक विधि है, इसके अवगुण क्या है। गणक विधि के अवगुण क्या है कि ये ज्यादा खर्चीली है, जबकि हमारी जो मेथड था, मेलिंग मेथड था, डाक प्रश्नावली विधि थी, वो कम खर्चीली थी, क्योंकि एक डाक द्वारा ही सूचना हमें प्राप्त हो जाती थी। लेकिन इसमें हमें विशेषज्ञ यानी कि जो गणक है, जो एनुमरेटर है, पढ़े लिखे एनुमरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा खर्च इसमें आएगा। और यहाँ पर जो गणक हैं वो उपलब्ध भी होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए। तो एक जो गणक को भेजने का जो खर्चा भी आएगा, इसमें समय भी ज्यादा लगेगा, लागत भी ज्यादा लगेगी, मेहनत भी ज्यादा लगती है। तो ये ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत और ज्यादा लागत इसमें आ जाती है। तो दूसरा क्या है कि जो निजी अनुसंधान करता है उनके लिए अनुपयुक्त होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा इसमें आ जाता है। तो ये थे जो हमारा फोर्थ मेथड था, इसके गुण और अवगुण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित है, और वो क्या है, एक गुड क्वेश्चनर, क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनर, यानी कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। इसी से रिलेटेड है प्रश्नावली, तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को भी हम ले लेते हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या है। तो सबसे पहला गुण एक अच्छी प्रश्नावली का जो सबसे पहला गुण है, अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्रश्नावली विधि है, जो मेलिंग मेथड है, उसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करता है और डाक द्वारा सूचकों के पास भेज देता है। तो वो जो प्रश्नावली तैयार की जाती है, अब हम उस प्रश्नावली की बात कर रहे हैं कि वो प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे जो पहला गुण है वो है प्रश्नों की कम संख्या, यानी कि जो प्रश्नावली है, जो क्वेश्चनेयर है, उसमें कम से कम प्रश्न होने चाहिए, ज्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। क्योंकि कोई भी जो है, जो भी उत्तरदाता है, तो वो ज्यादा प्रश्न देख करके वैसे ही झिझक जाता है, वैसे ही उदासीन हो जाता है। तो कम से कम प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कम प्रश्न, ये जो प्रश्न है वो कम होने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा गुण है एक अच्छी प्रश्नावली का, वो क्या है, प्रश्न सरल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, सरल भाषा में होने चाहिए। यानी कि उसमें जो दूसरा गुण है वो सरलता का है, यानी कि जो प्रश्न है वो सरल होने चाहिए, ज्यादा कांट छांट वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, ताकि जो सूचक है, सूचना देने वाला है, वो कोई बोरियत महसूस ना करे और फटाफट उनके आंसर दे दे। तीसरा जो हमारा है अच्छी प्रश्नावली के गुण है उचित क्रम। उचित क्रम यानी कि जो प्रश्न है वो सही क्रम में होने चाहिए, सही ऑर्डर के अंदर होने चाहिए, उनमें क्रम मतलब बिना क्रम के नहीं होने चाहिए। उचित क्रम का मतलब है, मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ कि पहले जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वही पूछो। जैसे मान लीजिए किसी ने ये पूछ लिया, भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो किसी ने बता दिया 2 बच्चे हैं, और उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आपकी शादी हुई या नहीं हुई। ये बिल्कुल अनुचित क्रम था। आप पहले ये पूछते और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो यहाँ पर ये अनुचित क्रम था। तो एक अच्छी प्रश्नावली के गुण है कि जो प्रश्न जो आप पूछ रहे हो उनका उचित क्रम होना चाहिए। अब चौथा जो पॉइंट है वो अनुचित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अनुचित प्रश्न
यानी कि एक अच्छी पर्सनावली में जो प्रश्न है वो अनुचित नहीं होने चाहिए, अनुचित जिससे किसी के मान सम्मान, किसी की इज्जत, यानी कि किसी इस तरह के आन बान शान को कोई ठेस ना पहुंचे, इस तरह के प्रश्न उसमें नहीं होने चाहिए, यानी कि अनुचित प्रश्न ना हो। और 5वां पॉइंट क्या है कि गणना, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिससे कि उत्तरदाता को गणना करनी पड़े, हिसाब किताब लगाना पड़े प्रश्न देने से पहले। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो उत्तर आने की संभावना कम होती है, प्रश्नावली वापस आने की संभावना कम होती है। तो उसमें इस तरह के कोई प्रश्न ना पूछे जिसमें गणना करनी पड़े, हिसाब किताब लगाना पड़े, काउंटिंग करनी पड़े, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है पूर्व परीक्षण। जब प्रश्नावली कंप्लीट भर दी जाती है, तैयार हो जाती है, तो एक बार उसका प्री टेस्टिंग हो जाना चाहिए। पूर्व परीक्षण, पूर्व परीक्षण, पूर्व परीक्षण का मतलब है प्री टेस्टिंग। कंप्लीट प्रश्नावली भर के किसी व्यक्ति से उनके उत्तर देने के लिए कहें, अगर वो उत्तर देने में असमर्थ है या उनको थोड़ी कठिनाई महसूस होती है तो उन प्रश्नों को चेंज भी हम कर सकते हैं। तो प्री टेस्टिंग या पूर्व परीक्षण जरूर होना चाहिए। अगला पॉइंट है निर्देश। निर्देश का मतलब है डायरेक्शंस। उसमें एक निर्देश, एक नोट डाल देना चाहिए कि भाई ये जो प्रश्नावली हम आपके पास भेज रहे हैं ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए है, सामाजिक हित के लिए है, और आपके द्वारा जो सूचना दी जाएगी हम उनको गुप्त रूप से रखेंगे, उनको हम बिल्कुल पब्लिक में पब्लिश नहीं करेंगे और उसको गुप्त रखा जाएगा। और ये बहुत ही उनको इस तरह से भी मोटिवेट किया जाए, निर्देश दिया जाए कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी समाज के कल्याण के लिए और आपका भी इसमें हमें सहयोग चाहिए। इस तरह का निर्देश देना चाहिए उन प्रश्नों के अंदर। अगला पॉइंट है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जब हम प्रश्नावली तैयार करके भेजते हैं तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनसे सत्यता की जांच, जैसे उत्तर की पड़ताल पहले होता था जैसे मैथ्स के अंदर, तो सत्यता की जांच उनसे एक दूसरे प्रश्नों से हो, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। तो और लास्ट वाला मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगी यहाँ पर कि प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना या याचना, यानी कि जब हम प्रश्नावली भर करके भेजते हैं तो एक याचना पत्र ऊपर लगा देना चाहिए कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि प्रश्नावली को भर करके और यथा समय पर या उचित समय पर इसको प्लीज कृपा करके हमें लौटा दें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस तरह की याचना करनी चाहिए। तो ये थे एक अच्छी प्रश्नावली के गुण, और हमने आज 2 मेथड कराए हैं आपके किस चीज़ के, कि जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनको एकत्रित करने की विधियां, यानी कि तीसरा और चौथा जो मेथड कराया है, और पिछली वीडियो में हमने पहला और दूसरा मेथड कराया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।